नमस्कार, आप देख रहे हैं द ब्रेक पोस्ट, जिसमें हम ऐसे व्यक्तित्व को आपके समक्ष लाते हैं जो आपके ज्ञान के लिए, आपके जीवन के लिए और आपके जीवन में होने वाली गतिविधियों से जुड़े होते हैं। हमारे साथ हैं इला गुप्ता जी, मनोरोग विशेषज्ञ हैं। मैडम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते आपको भी और सारे दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्ते। मोबाइल के प्रति जो बच्चों का लगाव है, क्या ये बहुत खतरनाक है या सही है? देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम इस्तेमाल करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, अगर मैं मिठाई भी बहुत सारी खाती हूँ, अगर आप मुझे मिठाई दें और 12 रसगुल्ले मैं एक बार में खा लूँ तो वो भी मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो गैजेट्स भी अगर हम एक सीमा के बाहर इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे दिमाग को जकड़ लेती हैं, हमारे सोचने समझने की शक्ति और जो लॉजिकल थिंकिंग होती है। लॉजिकल थिंकिंग मतलब दिमाग से, जैसे पहले के जो लोग होते थे वो दिमाग से गुणा भाग कर लेते थे और सब चीज़ें कैलकुलेट कर लेते थे। तो मोबाइल ज़्यादा देखने से जो हमारी दिमागी लॉजिकल थिंकिंग है वो बहुत कम हो जाती है। तो एक्सेस से नुकसान ही है। अपने प्रोफेशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। मनोचिकित्सक का मतलब होता है मन की चिकित्सा। कई बार हम बहुत सारी बातें किसी से कह नहीं पाते। कुछ व्यवहार हमारा ऐसा होता है जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें परेशान करता है और बाकी सब हम देखते हैं उस व्यवहार के कारण व्यवहार है उनके पास, जैसे गुस्सा। तो गुस्सा तो मुझको भी आता है और आपको भी आता है, बट कई बार ऐसा होता है हम छोटी छोटी बात पे इरिटेशन होते हैं, गुस्सा करते हैं। कई बार हम मन में एक ही चीज़ को दोहराते रहते हैं, ओवर थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं। कई बार वो ओवर थिंकिंग ऐसी हो जाती है कि छोटी सी चीज़ बड़ी बन जाती है। जैसे अगर मुझे बुखार हुआ तो मैं सोचूंगी कि मुझको निमोनिया हो गया, आगे लंग कैंसर हो गया, मतलब मेरा दिमाग इतना तेज़ी से काम करने लग जाएगा, मुझे कई बार नींद नहीं आएगी। तो ऐसे ऐसे जो सिम्टम्स जो हमारे डे टू डे एक्टिविटी में हमें तंग करते हैं, तो हम मनोरोग विशेषज्ञ इसी का इलाज करते हैं। और मैं सभी से कहना चाहूँगी, काउंसलिंग का मतलब बातचीत नहीं होता। जो हम आजकल हर जगह ये शब्द का प्रयोग सुनते हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, हर विषय में सुनते हैं। हाँ, नहीं, काउंसलिंग का मतलब बातचीत नहीं होता। काउंसलिंग का मतलब होता है जो भी ऐसा व्यवहार या रिलेशनशिप जहाँ पर आपको खुशी नहीं मिल रही है उसको डायग्नोस करके उसको ठीक करना, दैट इज काउंसलिंग। तो हम ये करते हैं, इसमें डिफरेंट थेरेपीज होती हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट का इलाज करते हैं। मैडम, अभी आपने थेरेपी का जिक्र किया, मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये थेरेपी जो आप अपने चिकित्सा के क्षेत्र में इससे पीड़ित लोगों के इलाज के लिए करते हैं, क्या ये सभी के लिए कारगर है कि कुछ लोगों के लिए प्रतिबंधित है कि इसे नहीं करना चाहिए? ये सब करने के कई अपन सुनते हैं कि दवाई खाने के बाद परेशानियाँ होती हैं, उसको देने के लिए एक और परेशानी की दवा जरूरत पड़ती है। तो देखिए, थेरेपी में सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं, थेरेपी में दवाई नहीं दी जाती है। ये होती है बिहेवियर थेरेपी, जिसमें हम व्यक्ति के दिमाग के उसके जो व्यवहार है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें दवाइयों का प्रयोग नहीं होता है और अगर हमारे डॉक्टर्स दवाई देते भी हैं तो वो दवाइयाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, उसके बिना वो व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता, चाहे उसको जीवन भर खानी पड़े। जैसे हम ब्लड प्रेशर की तो दवाई खाते हैं ना लाइफ लॉन्ग, रोज़ एक गोली शुगर की भी खाते हैं, तब तो हम नहीं कहते कि आदत पड़ गई है। तो पर हम शुगर मेंटेन करने के लिए, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए, तो वैसे ही जो साइकोसोमैटिक डिजीज़ेस होती हैं उनको हम कंट्रोल करने के लिए, वो ब्रेन से होती हैं, तो वो चीज़ें कंट्रोल करने के लिए हमें दवाई खानी पड़ती है और खानी भी चाहिए। आप एक मनोचिकित्सक हैं, आप इस चीज़ पर काफ़ी अच्छी पकड़ भी रखते हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या लक्षण है इन सब बीमारियों के, या बीमारी कहें या एक प्रकार से क्या नाम देंगे इसको, बीमारी है या फिर? ये बीमारी ही है। हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि ब्रेन में कुछ नहीं हो सकता,
जी तो ब्रेन भी मैं सबसे कहूँगी एक ऑर्गन है, जी जैसे किडनी एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, तो उसमें भी तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। जी तो ब्रेन में भी कुछ हो सकता है, जी बिल्कुल। तो वो साइकोसोमैटिक डिजीज होती है, क्योंकि ब्रेन में इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। जी उसमें वो ज़्यादा सोचने लगेगा, उसको नेगेटिव थिंकिंग आएगी, वो जी। बहुत ज़्यादा सोचेगा, उसको किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं आएगा, वो एक ही बात को बार बार रिपीट करेगा, वो एक ही चीज़ को, जैसे हाथ धोना है या सफाई है, जी वो बार बार करेगा, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा छोटी छोटी बात पे, वो हमारी बात को नहीं समझ पाएगा, उसको रात को नींद नहीं आएगी। तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं जहाँ पर अगर ऐसा किसी भी परिवार में किसी भी उम्र में है तो हमें तुरंत साइकोलॉजिस्ट के पास उस व्यक्ति को लेकर जाना चाहिए। मैं इस विषय पर रिसर्च कर रहा था, कुछ टॉपिक मुझे मिला कि एक बच्चा था जो रात होने के बाद दरवाज़ा लगाने के बाद 3 से 4 बार चेक करता था कि दरवाज़ा लगा है कि नहीं, फिर चेक करने के बाद सोता था, 10 मिनट के बाद फिर उठ जाता था। तो क्या ये भी एक लक्षण है? ये बहुत बड़ा लक्षण है, जैसे मैंने कहा ना, एक बार विचार हमारे आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। इसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें ऑब्सेशन हो जाता है एक ही प्रकार के विचार आने के लिए। तो वो बच्चा बार बार जाएगा और वो ताले को चेक करेगा कि बंद है कि नहीं है, हाथ गंदे हैं कि नहीं है, कपड़े साफ हुए कि नहीं हुए, किसी ने छू दिए तो कपड़े गंदे हो गए, वो जाके नहाने में उसको बहुत समय लगेगा। तो ये एक बीमारी है और इसके लिए हमें तुरंत इलाज कराना चाहिए। इसको हम बोलते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जी मैडम, ये आपके लिए पर्सनल सवाल है कि बहुत सारी चीज़ों की हमने जानकारी दी, तो इस फील्ड में आने का मन कैसे बना और क्या कोई आपके आदर्श हैं जिनको आप देखते हैं, पढ़ते हैं, या ऐसा कुछ है? इस फील्ड में आने का इसलिए मन बना क्योंकि मेरे को शुरू से ही साइकोलॉजी में 11th क्लास से मुझे इंटरेस्ट था और मेरे फादर चाहते थे कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनूं, क्योंकि वो देखते थे कि फ्यूचर में जो इंडियन सोसाइटी है, जैसे अभी डिवोर्स हो रहे हैं या मेंटल हेल्थ है, तो ये बहुत होगा। ये बात है 84 की, जब साइकोलॉजी इतना लोग नहीं जानते थे। तो अब उन्होंने कहा कि तुम ये पढ़ाई करो और जब तुम बड़ी होगी तो तुम सोसाइटी को पे बैक करना। तो ये कह सकते हैं कि ये मेरे फादर का ड्रीम है और मैं 11वीं क्लास से और आज तक मैं 50 साल की हूँ, मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट जानती हूँ, साइकोलॉजी। मेरी दुनिया यही है। जी मैडम, हम ज़्यादातर देखते हैं कि लोगों की मुस्कुराहट सब कुछ बयां करती है। आप जिस हिसाब से मुस्कुरा करके बता रही हैं, मन में हमेशा प्रसन्नता रहती होगी और अपने काम के प्रति भी बहुत खुशी रहती होगी। बहुत ज़्यादा, यही मेरी दुनिया है और इसी में मेरे को बस काम करना है और मैं पिछले 20 साल से इसी में काम कर रही हूँ और जितना मैं अपने को अपग्रेड कर सकती हूँ, मतलब डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस ज्वाइन करना, वर्कशॉप्स देना, लेक्चर्स देना, तो मैं करती हूँ। जितना कोशिश होती है अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। मैडम, मुस्कुराहट के संदर्भ में मेरा सवाल था कि लोग जब से मतलब 2010 की बात करें या 2005, 10, 15 की बात करें, लोगों के अंदर एक एडिक्शन हो गया है टीवी, मोबाइल, और लोग जहाँ तक मैं देखा हूँ हंसना या मुस्कुराना भूल गए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए घातक है या क्या, या फिर वो ग्रसित हो चुके हैं, तो उनके लिए कुछ एक ऐसा तरीका बताइए जो हमेशा मुस्कुराते रहें, अपने काम से खुश रहें, क्योंकि हर आदमी दर्जी भी बनना चाहता है, बन गया, बनने के बाद फिर दुखी हो जाता है। वो इसलिए दुखी हो जाते हैं और खुश नहीं रह पाते क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। सपोज मेरे पास 1 रुपया है तो मैं हमेशा से सोचूंगी हाय मेरे पास कहीं से भी 1 रुपया आ जाए। तो जैसे ही मेरे पास 1 रुपया आया मैं उदास हो गई क्योंकि अब मेरे मन में चाह हो गई काश मेरे पास 2 रुपये होते हैं। जी, चाहत बढ़ती गई। तो जब तक हमारी चाहतें बढ़ती रहेंगी और जो हम प्रेजेंट वर्तमान को नहीं स्वीकारेंगे और जो नहीं है उसको हम सोचेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। अगर हमें खुश रहना है तो जो वर्तमान है, जो आज है, अभी है, इसमें हम क्या अच्छा कर सकते हैं
और मेरे पास क्या है, उसके ऊपर अगर हम सोचते हैं तो जीवन बहुत सरल बन जाता है और हमें बहुत खुशी होती है। उसी खुशी के चलते हम उस खुशी को एंजॉय करते हुए हमें पता भी नहीं चलता, वो 1 का 2, 2 का 4 और 5 4 का 6 हो जाता है। बट हम अगर जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसी के बारे में सोचेंगे तो मुझे लगता है हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। यानी आपके कहने का मतलब है संतोषम परम सुखम। संतोष ऐसा नहीं कि जो है बस ठीक है ऐसे ही जीवन है, नहीं, जीवन बहुत खूबसूरत है। आप लोग ज़रूर एम्बिशियस होइए, हमें बहुत एम्बिशियस होना है, क्योंकि मैं एम्बिशियस हूँ, मैं काम कर रही हूँ तो मेरा देश आगे बढ़ रहा है। तो संतोष ऐसे नहीं होना। संतोष का मतलब यहाँ पर है कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया, अगर आज मैंने 10 लोगों की काउंसलिंग करी और उसमें से 6 लोग ठीक हो रहे हैं तो मुझे संतोष करना है कि यस, खुशी, मैंने 6 लोगों को ठीक किया। मुझे ये नहीं बोलना है कि अरे मैंने 3 लोगों को तो अच्छा ही नहीं किया, तो मुझे 6 को करना है। तो जैसे कि अगले दिन अगर मैं काम करती हूँ तो उसी पॉजिटिव उससे करती हूँ, तो हो सकता है मैं 8 लोगों का कर दूँ। तो ये हर एक व्यापार में, हर एक स्टूडेंट, हर एक रिलेशनशिप, ये बात को हम कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में जब आप काम किए, कई लोगों की बीमारियों को ठीक किए, कोई ऐसा क्षण आया कि ये करना बहुत ज़रूरी था, या कोई ऐसा यादगार पल जो आप बताना चाहें दर्शकों को, जिससे आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि हुई उस व्यक्ति के पक्ष को लेकर, किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की कोई यादगार लम्हा हो? ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मेरे पास एक केस था जिसमें, जैसे आपने ये ओसीडी के बारे में ही मैं बताती हूँ, जिसमें एक ही विचार बार बार आता है। एक लड़की को जब वो माँ के घर नहीं जाने दिया गया और वो उसकी माँ गुजर गई, तो उसका दिमाग शॉक में चला गया और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो मैरिड थी और वो किसी को भी छूने नहीं देती थी अपने आप को, घंटों वो कपड़े धोती थी, सफाइयाँ करती थी। तो वो मेरे पास आए, वो लोग, उसके पिताजी मुझे लेकर आए और मैंने उसको ठीक किया। तो जब वो ठीक किया तो वो मेरे को माँ ही बुलाती है आज भी, और उसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि वो ठीक हो गई और आज उसका जीवन बहुत सफल है। हाँ, आपके काउंटर में बहुत सारे शील्ड रखे हैं, वो शील्ड से ज़्यादा ये मायने रखते होंगे या? बहुत ज़्यादा। मेरे पास मेरे जो क्लाइंट हैं, जो मुझे आदर और सम्मान मिलता है, तो मैं रोज़, मेरे सामने गणेश जी भी हैं, तो मैं इस कमरे से जाके ज़रूर थैंक यू बोलती हूँ कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया कि इतने लोगों के जीवन में मैंने खुशियाँ बिखेरी, तो वो मेरे को बहुत रिवॉर्ड्स देते हैं। मैडम, आप एक महिला है और हम देख रहे हैं कि सुसाइड की घटना हमारी सोसाइटी में बढ़ रही। क्या ये आपके साइकोलॉजिक फील्ड उस पर काम कर सकता है? यही काम कर सकता है, मनोविज्ञान ही काम कर सकता है आत्महत्या पे, क्योंकि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी जो मनोस्थिति होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। तो उस टाइम अगर घर वाले ध्यान रखें या उस अपने किसी का फ्रेंड हो कोई, जैसे कल मैंने एक स्कूल में लेक्चर दिया, परसों मेरा एनडीटीवी पे भी इसी बात पे इंटरव्यू था सुसाइड पे, तो मैंने वहाँ पर भी बोला कि आप चारों तरफ देखिए, हो सकता है आपके ऑफिस में कोई हो सकता है आपके परिवार में कोई हो, पड़ोस में कोई हो जिसका व्यवहार अलग हो रहा हो, उसको अकेला मत छोड़िए, उसको सपोर्ट करिए, जजमेंटल मत बनिए। तो क्योंकि सुसाइड का जो जब विचार आता है वो 1 सेकंड में हो जाती है वो चीज़, हमें बस उस 1 सेकंड का ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे और अगर आप लोगों से किसी से नहीं होता, कई बार होता है हमारे पास अननोन फ़ोन आते हैं जहाँ पे मेरी बहन या मेरी फ्रेंड या मेरी माँ ऐसा सोच रही है, उसका व्यवहार अलग है, तो तुरंत हम उनकी हेल्प करते हैं और उससे काफ़ी केसेस बच जाते हैं।
तो अगर आपसे खुद नहीं होता तो मैं जो भी ये सुन रहा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप ज़रूर कहीं भी आसपास साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और बताएं। वो व्यक्ति नहीं आ रहा है मत आने दीजिए, आप जाइए, वो आपको रास्ता बताएगा कि आप कैसे उस व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं। मैडम, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कई लोगों से हमने आपके बारे में जानकारी ली, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे अपन हड्डी रोग विशेषज्ञ को अच्छे से जानते हैं, अपने अपने फील्ड के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को जानते हैं, उस फील्ड में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इस क्षेत्र में लोग अवेयर क्यों नहीं है, या आप लोग क्यों ऐसा मिशन नहीं कर पा रही हैं कि लोग इसको जानें? और क्योंकि सबसे बड़ा कारण जैसा आपने बताया कि आदमी जैसा बुद्धि रहेगा वैसे इस तरीके काम करेगा, और बुद्धिमान दोनों एक दूसरे के अलग अलग पहलू हैं। नहीं, लोग बहुत अवेयर हैं। अगर अवेयर नहीं होते तो शायद आप भी नहीं आते मेरे से इंटरव्यू लेने। जी बिल्कुल। मुझे तो पूरा छत्तीसगढ़ जानता है और लोग आते हैं। मैं भी कई बार हैरान हो जाती हूँ, गांव से आते हैं जिन गाँव के नाम भी हमें नहीं मालूम है, वो बड़ी बड़ी गाड़ी किराए की लेकर आते हैं मेरे से मिलने के लिए, और वो बिल्कुल ठीक होते हैं। छत्तीसगढ़ क्या, महाराष्ट्र क्या, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, इंदौर तक से लोग मेरे पास आते हैं। तो अवेयर होंगे तभी आते हैं। जी तो अवेयरनेस है यहाँ पे। ये चीज़ है कि जिसको जो ज़रूरत है वो आता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि लोग अवेयर नहीं है। मैं एकदम दावे से कहती हूँ कि लोग अवेयर हैं। मेरे पास तो जो ईंट भट्टी पे मजदूर रहता है वो तक आता है। उसका भाई उसको लेकर आता है, बाकायदा बस से 2 बस बदल कर आते हैं और वो मेरे पास आते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते, जब वो अवेयर है तो हम जैसे पढ़े लिखे और आप जैसे लोग क्यों नहीं अवेयर होंगे। बिल्कुल। मैडम, आपने बताया कि कल बच्चों को आपने इस संदर्भ में संदेश दिया, उसी से जुड़ा आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब बच्चा 8 से 10 साल का रहता है या 14 साल का रहता है, माँ बाप उसको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा खेलना या बाहर मोबाइल देखना, टीवी देखना, तो या तो चिल्लाने के बाद वो बच्चा या भी पढ़ने लग जाएगा। इस समय बच्चे की मनोदशा खराब रहेगी, और जब यदि वो नहीं मानता तो उसके पिताजी की मनोदशा खराब रहेगी। तो इसके लिए आपके पास कुछ हल है हमारे दर्शकों, क्योंकि इससे अधिकतर पेरेंट्स पीड़ित हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के संदर्भ में। देखिए, जैसे बाग में फूल होता है ना, सपोज मैंने अपने बाग में गुलाब का फूल लगाया जी, तो कोई गुलाब का फूल तो बहुत खिलेगा जी, कोई छोटा सा ही रह जाएगा, कोई बीच का रहेगा। तो वैसे ही हमारे यहाँ बच्चे होते हैं जी, हर बच्चे में कोई ना कोई गुण होता है, जी, ये माँ बाप ही जानते हैं। जी, और एक चीज़ और, बच्चे होते हैं बच्चे। जी, तो जैसे बच्चे होते हैं, अगर आप 40 साल के हैं और मैं 50 की, तो मैंने तो जीवन जिया, आपने भी जिया। आप जीवन की भाग दौड़ में अब आपको समझ में आ रहा है, नहीं चीजों को समझ रहा हूँ, काम अनुभव करना करने है, जी। पैसा कमाना है, परिवार को चलाना है। बट आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि 10 साल का बच्चा को ये बात पता हो। बिल्कुल नहीं पता होगी। आप अपना बचपन याद करिए कि हमें भी मन करता था, ओ वो मम्मी क्यों कह रही है पढ़ने के लिए, खेल लेते हैं ना थोड़ी देर चुपके से। जैसे हमारे टाइम पे तो मोबाइल नहीं होते थे, किताबें होती थी, स्टोरी बुक्स। तो जैसे मैं बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ती थी स्टोरी बुक्स, मतलब मुझे हर वक्त डांट पिटती थी कि मैं पढ़ती रहती थी। तो मेरे को छुप के पढ़ना पड़ता था। कई बार बाथरूम में बैठ के, मैं मम्मी बोल रही है नहाने जा, नहाने के लिए आधा घंटा क्यों लगा, क्योंकि मैं अंदर किताब पढ़ रही होती थी। तो उस टाइम के वो थे। तो हर उम्र की एक शैतानी होती है। बिल्कुल। आप और आज मैं हूँ, तो मेरी उम्र में भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो मेरे को नहीं करना चाहिए। जो कहेंगे नहीं नहीं तुम मत करना, तुम्हारा तो ये फर्ज है करने का। बट हम ह्यूमन हैं, हमें जो चीज़ मना करी जाएगी वो करेंगे। तो यहाँ मैं हर माता पिता को कहूँगी कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने तो मम्मी पापा देखे। क्योंकि आज अगर मेरा हस्बैंड हो, चाहे मेरा भाई बहन हो, चाहे मेरे बच्चे हों, उनको मेरी फिक्र है, बट उतनी नहीं है जितनी मेरी माँ को या मेरे पिता को होगी। तो यहाँ पर ईश्वर नहीं पता है कि नहीं है, पर माता पिता हैं। तो हर माता पिता को ये देखना चाहिए कि क्या बच्चे को पूरा टाइम मिल रहा है पढ़ने के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी, मोबाइल को देखना। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, ऐसा नहीं है कि हम वो चीज़ें नहीं कर सकते। तो अगर बच्चे को इक्वली अमाउंट पे टाइम मिल रहा है तो बच्चा ज़रूर करेगा।
और माता पिता को ये भी देखना पड़ेगा कि क्या बच्चा बहुत ज़्यादा, हम बोल तो नहीं रहे बच्चे को, जैसे कल स्कूल में, मैं कल ही की वही मैं बात बताती हूँ, एक बच्ची बोली मेरे मम्मी पापा, मैं इतना पढ़ती हूँ 6 बजे आती हूँ तो भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे कल कमरे में 2 घंटा बंद कर दी पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। सो दैट इज़ वेरी रिडिकुलस कि आप इतना, एक बच्ची सुबह 6 से 6 बजे तक पढ़ रही है, उसके बाद आप कमरे में बंद कर रहे हो। तो यह माता पिता को भी देखना पड़ेगा कि आप हर वक्त तो पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। प्राचीन जो हमारे लोग हैं, ऋषि मुनि, उनके मनोविज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों समानांतर चल रहे हैं या दोनों में कुछ भिन्नताएं? समांतर कहीं कहीं है, पर भिन्नताएं तो होंगी ही होंगी। जैसे मैं आपसे बड़ी हूँ तो मेरा बचपन, मेरा परवरिश, मेरी नॉलेज आपसे अलग है। इसी को तो हम जनरेशन गैप कहते हैं। पहले जो हमारे साधु सन्यासी थे वो जंगल में रह के पढ़ाई करते थे और वेद लिखते थे। आज के साधु सन्यासी एयर कंडीशन में नासा में बैठ के मंगल ग्रह जाते हैं। तो कर वो ही रहे हैं हमारे ह्यूमन काइंड के भलाई के लिए, पर जैसे जैसे मनुष्य ने तरक्की करी तो टेक्नोलॉजी वाइज भी हमने तरक्की करी, तो हम भिन्न तो रहेंगे। हर जनरेशन, आज मैं जब छोटी थी तो मोबाइल तो नहीं था। मैंने आपसे बताया है कि हम किताब पढ़ते थे, हमारे पास टीवी नहीं था, हम किताब पढ़ पढ़ के ही बड़े हो गए, है ना। तो आज वही चीज़ें हम ई बुक के रूप में पढ़ते हैं, वॉक करते करते कान में लगा के किताब को सुनते हैं। तो उस टाइम हम कल्पना नहीं कर सकते थे। तो भिन्न तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होंगी, क्योंकि समय बदल रहा है, साइंस बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो पर जो हमारे वैल्यूज़ एंड बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स का मतलब ये होता है कि जैसे उस टाइम भी हमें सिखाया गया है कि परिवार पहले है, माता पिता का आदर करो। अगर हम माता पिता की बात मानते हैं तो हम अच्छे रहते हैं। मतलब अच्छे का मतलब हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें किसी का नुकसान नहीं करना है, सब धर्म बराबर है। तो वो सीख अभी तब भी थी और आज भी है, वो रहेगी, बट टेक्नोलॉजी चेंज होती जाएगी। एक अंतिम सवाल है मैडम कि पूरे भारतवर्ष में या हम बात करें छत्तीसगढ़ में, महिलाओं को देवी आना क्या एक मनोचिकित्सकों के हिसाब से कोई लक्षण है या कोई वाकई में देवी शक्ति उसके अंदर? देखिए, ये विश्वास की बात होती है। मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी पढ़ाई को बोलूं तो ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। बट अगर मैं किसी गांव में जाके ये बोलती हूँ तो वो बोलेंगे मैडम आप पागल हो। तो जैसे हम बोलते हैं कि आप मुझे देख रहे हैं तो शायद आपको सफ़ेद रंग नज़र आ रहा है और मैं आपको देख रही हूँ तो आपकी शर्ट का कलर नज़र आ रहा है, हम दोनों ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। तो वैसे ही हमारा नज़रिया भिन्न भिन्न होता है। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इस तरह का है कि हमारा नज़रिया क्या चीज़ का है। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक चाइनीज़ व्यक्ति अमेरिकन से मिलने जाता है तो अमेरिकन सोचता है यार तुम्हारी आंखें छोटी है, मतलब तुम्हारी आंखें खराब, और एक चाइनीज़ सोचता है कि यार तुम्हारी आंखें बड़ी है, यानी तुम्हारा आँख खराब है। सेम उसी तरीके की बात है ये। यस, क्योंकि हम सब अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हमारा देखना अलग है। तो उसमें जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि ये किस तरह, तो वो जो गांव वाले हैं जो ये देवी, या शहर में भी देवी आ रही है, तो उनको उतना नॉलेज नहीं है हर चीज़ का। जैसे अगर कई बार क्या होता है, हम देखते हैं आदमी चलता जा रहा है और मर गया, तो क्यों मर गया हमें नहीं पता है। डॉक्टर आके बोलता है हार्ट अटैक हुआ, तो हार्ट अटैक कब होता है? जब हमारी वेन्स में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का फैट है। जैसे आपको मैं सादा उदाहरण दूं कि नाली में कचरा जब भर गया तो वो नाली तो जाम होगी, तो वाटर जो होगा निकलेगा नहीं और ओवरफ्लो हो जाएगा, तो वही हार्ट अटैक है ना। तो उसी प्रकार से वो कब हमें पता चला? हम तो ये बोल रहे अरे अभी तक तो ठीक था, चल रहा था, फिर रहा था, खाना खाया, त्योहार का खाना खाया और शाम को चला गया, ये कैसे हो गया? तो शरीर के अंदर तो वो डॉक्टर ने बताया ना, तो हमें नहीं मालूम है। हम सब ले पर्सन है। ले पर्सन मतलब हम हर चीज़ का नॉलेज नहीं रख सकते हैं। तो जहाँ पे भी इस प्रकार का महिलाओं को देवी आ रही है तो वहाँ पे भी नॉलेज नहीं है, उतना एजुकेशन नहीं है। और क्यों होगा?
हर किसी का अपना अपना फील्ड है। आज मुझे आप बोलिए कि आप ईला मैडम आप गायनोकोलॉजिस्ट बन जाइए, मैं नहीं बन सकती। नहीं बन सकती, बिल्कुल या मैं सही। आपके जैसे इतना अच्छा आप यूट्यूब पे ये ले रहे हैं बन जाइए, मैं नहीं कर सकती हूँ। जी, तो सही। सबका अपना अपना सोच है, अपनी अपनी नॉलेज है, तो वो तो डॉक्टर ही बता पाएगा ना कि ये साइकोटिक डिसऑर्डर है कि सही में देवी आ गई। मैडम जमाना थोड़ा बदल चुका है, लोग आजकल यूट्यूब मोबाइल के माध्यम से लोगों को देखते हैं, सुनते समझते हैं। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले आप जो भी कर रहे हैं, आप घर संभाल रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप दुकान चला रहे हैं, आप अपने मन का कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें संतुष्ट होइए, हमेशा कमिटेड रहिए, अपने आप को अपग्रेड करिए। जीवन जीने के लिए कुछ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो डिसिप्लिन को जब तक आप वो डिसिप्लिन नहीं अपनाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देना चाह रहे हैं तो ज़रूर हम लोगों से सलाह लीजिए और जीवन में बहुत अच्छा करें। ये थी मैडम ईला गुप्ता, जो कि एक मनोचिकित्सक हैं, और उनका सीधा संदेश है कि आप संतोष रहिए, अपने आप को अपग्रेड करिए और अनुशासित रहिए, क्योंकि अनुशासन रहेंगे तभी आप जीवन से लड़ पाएंगे और जीवन से जुड़ी चीज़ों को आकर्षित कर पाएंगे।